तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य भाई धीरेन्द्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य भाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को विदित होगा, आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जिसमें से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज बात की जाएगी। आज कुछ प्रश्नों से पहले कुछ फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसमें आय, रोजगार एवं उपभोग के बीच के संबंध को बताया जा रहा है। जिसमें पहला फैक्ट है आपका, आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि आय जब बढ़ती है तो आय जब बढ़ेगी तो उसका कुछ भाग उपभोग पर खर्च कर लिया जाएगा, अर्थात उपभोग भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्ट है आपका, सैद्धांतिक रूप से आय शून्य हो सकती है परंतु उपभोग सदैव धनात्मक हो सकता है, जैसा हमने संकेतांक रूप में भी लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि अधिकांश लोगों की आय 9 के बराबर थी या शून्य थी, और लेकिन उनको अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ रुपए दाल, रोटी, चावल इत्यादि पर खर्च करना रहा होगा, अर्थात उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसी को यह बता रहा है। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है आपका, आय के एक निश्चित स्तर के पश्चात उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होने लगती है। कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय तो बढ़ती है उसी रेशियो में, लेकिन जिस रेशियो में आय बढ़ती है उस रेशियो में उपभोग नहीं बढ़ता। जैसे मेरी आय इस समय मान लीजिए कि 10,000 है और एक साल बाद मेरी आय बढ़कर 80,000 हो जाती है और मैं 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये खर्च करता हूं, तो मेरी आय जब 80,000 हो जाएगी तो क्या मैं 8 × 64,000 खर्च करूंगा? नहीं, मेरी आय तो बढ़कर 10,000 से 80,000 8 गुनी हो गई, लेकिन 8 गुनी मेरी उपभोग प्रवृत्ति नहीं होगी, जब भी होगी उससे कम होगी। यही इस फैक्ट को बता रहा है। जैसा संकेतांक में लिखा है, आय में वृद्धि होती है लेकिन उपभोग में वृद्धि कम होती है। कारण इसका होता है कि उपभोग में वृद्धि न होकर यह बल्कि आय बचत में परिवर्तित होने लगता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार ऐसा होता है कि आय में वृद्धि होती है लेकिन उपभोग में वृद्धि उसकी तुलना में कम होती है। अगला अगर प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट प्रश्न है इसका आज का वीडियो का कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी एवरेज प्रोफिशिएंसी कंजप्शन का सूत्र क्या होता है? तो एपीएस बराबर होता है C/Y, अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग बटे आय, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, नीची आय वर्ग के लोग अपने से ऊंची आय वर्ग के लोगों के उपभोग की नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं और जिसे प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। तो पीछे भी हमने देखा है प्रदर्शन प्रभाव किसने बताया था? प्रोफेसर डिसेम्बरिन ने, कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीरों की नकल करते हैं। जैसे आप लोग आज देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, वह अमीर हो या गरीब, अपने शादी विवाह में अपने घर वालों की अधिक से अधिक धूमधाम से शादी करना चाहता है। यह एक तरीके का प्रदर्शन प्रभाव ही है। अगले प्रश्न तीसरे की बात करें तो किस अर्थशास्त्री को तरलता पसंदगी के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो प्रोफेसर किन्स को, ग्रेगर जॉन मिलार्ड किन्स को तरलता पसंदगी का सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1936 में अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में तरलता पसंदगी सिद्धांत को बताया था, जो 1929 से 1933 में आई विश्वव्यापी मंदी को दूर करने में सहायक साबित हुआ था, जिसे नकदी की कीमत, तरलता के परित्याग का पुरस्कार इत्यादि नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस अर्थशास्त्री के अनुसार प्रेरित विनियोग मुख्य रूप से 2 तथ्यों पर निर्भर करता है? तो प्रोफेसर किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में बताया है कि जो आपका प्रेरित विनियोग होता है 2 बातों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता। यदि ब्याज कम होगी तो विनियोग अधिक होगा और ब्याज कम होगी तो विनियोग कम होगा, क्योंकि उत्पादन अधिक होगा। इसको प्रभावित करता है उत्पादन को। अगला प्रश्न है आपका, पूंजी की सीमांत उत्पादकता MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की धारणा का उपभोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो प्रोफेसर इरविंग फिशर ने 1930 ईस्वी में किया था। इसका विकल्प नंबर 5वें का 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विनियोग की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होती है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल सीमांत पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि विनियोगकर्ता भविष्य में अधिक प्रत्याशित
प्राप्तियों की आशा करते हैं तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल वक्र का क्या होगा, तो यह नीचे की ओर खिसकता जाता है। इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पूंजी की सीमांत उत्पादकता MEC घटने का कारण क्या होता है, तो पूंजीगत वस्तुओं की कीमत में जब वृद्धि होती है तो MEC घटने लगता है। इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न छठे की बात करी तो गुणक के विचार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रोफेसर जो है आपका RF काहन ने गुणक का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इनकी जो एक पुस्तक थी जिसका प्रकाशन उन्होंने आर्थिक पत्रिका के जून 1931 के अंक में प्रकाशित किया था, अर्थात इसका विकल्प नंबर आपका छठे का 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, तो अभी हमने बताया कि 1931 ईस्वी में आर्थिक पत्रिका के प्रकाशन में यह पुस्तक प्रोफेसर RF काहन ने लिखा था। इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। फैक्ट में जान लीजिए, इसे आर्थिक पत्रिका के जून 1931 के अंक में किया गया था, जैसा लिखा भी गया है। अगला प्रश्न है का, RF काहन का गुणक क्या कहलाता है, तो RF काहन का गुणक जो है रोजगार का गुणक कहलाता है। और आगे प्रोफेसर किन्स ने रोजगार के गुणक के आधार पर विनियोग गुणक का सिद्धांत दिया था। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि रोजगार का गुणक RF काहन का है, जबकि विनियोग का गुणक प्रोफेसर ग्रेगर किन्स का है। अगला प्रश्न ही आ गया, किन्स का गुणक क्या कहलाता है, तो यह विनियोग का गुणक कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस अर्थशास्त्री का मानना था कि प्रारंभिक विनियोग के कारण आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है, तो इसको बताया था आपका प्रोफेसर किन्स ने। अगला प्रश्न है आपका, गुणक के का सही सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है K बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, अर्थात गुणक बराबर होता है आय में हुई मात्रात्मक वृद्धि बटे उपभोग में हुई मात्रात्मक वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, गुणक का आकार किस बात पर निर्भर करता है, तो गुणक का आकार MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात 12वें का विकल्प नंबर पहला सही हो। अगला प्रश्न है आपका, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध पाया जाता है, तो गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC, विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, तो K बराबर 1/MPS। ये फैक्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे फैक्ट की बात करें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC तथा गुणक K की मात्रा में सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें। अगला फैक्ट है आपका, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS तथा गुणक K में उल्टा संबंध होता है, अर्थात विपरीत संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सीमांत साधारणतः गुणक का मान इकाई या अनंत नहीं होता, प्रायः यह 1 और अनंत के बीच होता है। आपको गुणक के बीच एवं आय वृद्धि तथा विनियोग के बीच में 2 संबंध बताए गए हैं, इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। एक अर्थव्यवस्था में 800 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है, बताइए कितने अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता हो। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 0.5 तथा दूसरा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 0.5, तो आप देख सकते हैं सवाल में भी लगाया है, त्रियक गुणा करके जब 0.5 सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है तो विनियोग 4000 आता है, और दूसरा जब 0.4 होता है तो 3200 आता है विनियोग। अगला प्रश्न है आपका, गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होता है, तो गुणक का मान -1 तथा 1 के बीच होता है, जैसा विकल्प हमने पीछे भी बताया था। इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है K बराबर के 1/MPS, तो 1 में 0.5 का जो है 10 से गुणा करके भाग देंगे तो K का मान था, गुणक का मान 2 आएगा। अगला 10वां प्रश्न है आपका, किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्न में से किससे प्राप्त किया है, तो काहन के रोजगार गुणक से, जो उन्होंने आर्थिक पत्रिका 1901 से 1931 में प्रकाशित किया था, उससे लिया था, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगले फैक्ट की बात करें तो 2 आपके फैक्ट हो जाते हैं, प्रेरित विनियोग क्या होता है और स्वायत्त विनियोग क्या होता है। तो प्रेरित विनियोग का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होती है तो जो विनियोग किया जाता है उसे प्रेरित विनियोग कहते हैं, जबकि स्वायत्त विनियोग का अर्थ होता है कि जब सरकार
आपका किसी लोकहित या सामाजिक सेवा को ध्यान में रखकर जो निवेश करती है उसे स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश कहा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से अपने से भी पढ़ सकते हैं। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।